नमस्कार साथियों, मैं मनीष पाल आप सभी का आपके अपने चैनल लर्न एंड शेयर में तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। हम लोग पढ़ रहे थे कक्षा 9 की हाई स्टोरी और इसमें हम लोग पढ़ रहे थे अध्याय 4 वन्य समाज और उपनिवेशवाद। आज इसका लेक्चर नंबर 5 है और इसी लेक्चर के साथ जो ये चैप्टर है वो भी कंप्लीट हो जाएगा। देखिए, हम अर्थशास्त्र पूरी कंप्लीट कर चुके हैं, हम पूरी की पूरी पॉलिटी जो राजनीति विज्ञान है वो भी कक्षा 9 की कंप्लीट कर चुके हैं और हाई स्टोरी का भी जो अध्याय 4 है ये भी कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद अध्याय 5 जो है वो बाकी रहेगा हाई स्टोरी का, और भूगोल के हमारे 5 चैप्टर बाकी रहेंगे। पहला चैप्टर उसका भी कंप्लीट हो चुका है, तो काफी कुछ जो 9th का पोर्शन है वो कंप्लीट हो चुका है। आप अपनी तैयारियों में लगे रहिए, आपकी तैयारियों में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं आनी चाहिए। पर जानते हैं आज के लेक्चर में हमें क्या क्या पढ़ना है। लास्ट के लेक्चर में हम लोगों ने वन विद्रोह के बारे में पढ़ा। मैंने उसी लेक्चर में आपको कहा था कि वन विद्रोह में हम दो परिप्रेक्ष्य में देखेंगे। एक तो भारत में किस हिसाब से वन विद्रोह होता है, किन किन का रोल रहा, वो हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में देखा। फिर दूसरा मैंने कहा कि जावा, अभी जावा कहाँ है? जावा है इंडोनेशिया में। ओके, तो इंडोनेशिया के जावा में किस प्रकार से वहां पर जंगलों को काटा जाता है और उसके लिए फिर किस प्रकार से वहां के जो लोग हैं वो विद्रोह करते हैं वो जानेंगे। डच वैज्ञानिक वानिकी, साइंटिफिक फॉरेस्ट्री हम लोग हमारे लेक्चर्स में देख चुके हैं क्या होती है वैज्ञानिक वानिकी, भारत में भी लगाई गई, वो भी हम लोगों ने जाना। सामिन की चुनौती, सामिन कौन है उसकी चुनौती देखेंगे। युद्ध और वन विनाश, ठीक है, युद्ध जो हुए, प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध हुए, इनसे क्या क्या वन विनाश हुआ, जंगलों का कितना नुकसान हुआ वो देखेंगे। और फिर वानिकी में आए नए बदलाव और फिर क्या क्या बदलाव आते हैं वो सब कुछ जानेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के इस लेक्चर की, जावा के जंगलों में हुए बदलाव। ठीक है, अब जो जावा के जंगल है उनमें क्या बदलाव हुए। जावा जो लोकेशन है वो इंडोनेशिया में, वो अभी मैं आपको दिखाऊंगा। तो जावा के जंगलों में क्या बदलाव हुए, आइए। इंडोनेशिया एक डच उपनिवेश है। देखिए, अब डच उपनिवेश का मतलब तो हम लोग समझते हैं कि कॉलोनियल रूल चल रहा था। जैसे ब्रिटिशर्स ने, अंग्रेजों ने हम पर रूल करा, उसी प्रकार से क्या है डच वालों ने इंडोनेशिया पे करा। पर जब हम लोग ब्रिटिश बोलते हैं तो हमें समझ में आ जाता है ब्रिटेन का है। जब हम लोग फ्रेंच बोलते हैं तो हमें समझ में आ जाता है फ्रांस का है। पर जब डच बोलते हैं तो काफी बच्चे सोचते रह जाते हैं डच कौन से देश से आए थे। तो ये जो डच आए थे ये आए थे नीदरलैंड से। कहां से आए थे? नीदरलैंड के जो लोग हैं उन्हें डच कहा जाता है। डच एक एक्चुअल में भाषा है, एक लैंग्वेज है जो बोली जाती है, तो डच है। डच हमारे देश में भी आया, ठीक है, हमारे देश में पोर्टुगीज जो पुर्तगाली है, जो पुर्तगाल से आए थे वो भी आए, डच भी आए, फ्रेंच भी आए, ब्रिटिशर्स भी आए। हमारे देश में ऑलमोस्ट सभी आकर के गए हैं। ठीक है, हमारा देश काफी समृद्ध था, ठीक है, जैसे हमने कहा है सोने की चिड़िया हमारा भारत था, इन्हीं लोगों ने लूटा है। ओके, तो डच उपनिवेश कहां पे थे? इंडोनेशिया में। तो इंडोनेशिया में कौन गया? डच उपनिवेश जाते हैं, वो वहां पर क्या है जो इंडोनेशिया के लोग हैं उनको गुलाम बनाते हैं। जावा को आजकल इंडोनेशिया चावल उत्पादक द्वीप के रूप में जाना जाता है। देखिए, इंडोनेशिया जो है ना वो एक द्वीप समूह है, आइलैंड है। आइलैंड्स का मतलब क्या होता है? जो चारों तरफ क्या हो, पानी से घिरा हुआ हो। ओके, जो चारों तरफ पानी से घिरा हो उसे हम क्या बोलते हैं? द्वीप समूह बोलते हैं, या आइलैंड इंग्लिश में कहा करते हैं। और एक्चुअल में जो इंडोनेशिया है ना वो आइलैंड्स का ग्रुप है, इन द्वीप समूहों का समूह है वो। ऐसा जैसे आप श्रीलंका तो देखते हो, तो श्रीलंका तो क्या है? सिर्फ एक आइलैंड है, खत्म बात। पर ये क्या है? इनका एक आइलैंड यहाँ पर है, फिर एक आइलैंड यहाँ पर है, एक इधर है, तो ये ग्रुप है, ये सारे मिलाकर के ही इंडोनेशिया कहा जाता है। ओके, तो जो अब इस इंडोनेशिया का जो एक है वो है जावा। ओके, वो है जावा। तो जावा में क्या है? चावल उत्पादक द्वीप है भाई, चावल बहुत उगाए जाते हैं। अब भी हम इन्हें चावल उत्पादक के रूप में देखते हैं। तो मैंने यहाँ पे आपको चावल की तस्वीर भी दिखाई है, ठीक है। वनाच्छादित था, मतलब अब एक समय ऐसा था, आज तो हम चावल उत्पादक के रूप में देख रहे हैं, राइस प्रोड्यूसर के रूप में देख रहे हैं, पर एक समय ऐसा था जब वो क्या है, पूरा का पूरा जंगलों से कवर हुआ करता था, पूरा का पूरे में जंगल ही जंगल। उस जावा का जो द्वीप समूह था वो जंगल के लिए बहुत फेमस हुआ, बहुत ज्यादा जंगल था। अब मतलब यहां पर क्या करा गया है, अब अगर हम उसे चावल के रूप में जान रहे हैं, कोई चावल उत्पादक कर रहा है, इसका मतलब क्या करा है, और पहले वहां पर बहुत ज्यादा जंगल हुआ करते थे, इसका मतलब क्या, उन जंगलों को काटा गया। देन समझ रहे आप इस बात को? उन जंगलों को काटा गया और फिर वहां खेती करी गई है। और ये जो जंगलों को काटा गया है ना, बस यहीं आकर के क्या है, विद्रोह की शुरुआत होती है। देखिए, हमारे देश की कोई ऐसी विशेष बात नहीं कि हमारे देश में ही लोगों ने ऐसा करा है, शोषण करा है, जुल्म करा है। ये यूरोपियन कंट्रीज के जितने भी लोग हैं, जहां जहां पे ये लोग गए हैं, इन्होंने क्या है, शोषण करा है, जुल्म करा है, ठीक है, चाहे वो पर्यावरण के साथ हो, चाहे वो लोगों के साथ हो। पहले जैसे अब जैसे हमारे देश में आदिवासी समुदाय वहां पे रह रहे हैं, जंगलों में रह रहे हैं, इंडोनेशिया में भी वही, ठीक है। ऐसा क्या, ऐसी स्थितियां
जैसी इन्होंने अंग्रेजों ने ब्रिटिशर्स ने हमारे साथ करी वैसी की वैसी डच वाले वहां करेंगे। ये भी जंगल कटवाएंगे, वो भी जंगल कटवा रहे हैं, वो भी हम पे शोषण जुल्म कर रहे थे, वो भी करेंगे। ओके, तो स्थितियां लगभग सेम है। तो चावल उत्पादक के रूप में है, क्यों है? क्योंकि एक समय जो जंगलों से भरा हुआ था उसको काट दिया गया, उसे खत्म कर दिया गया। ठीक, ये आ जाइए आप इस मानचित्र पे। ये मानचित्र आपकी एनसीईआरटी में ही दिया हुआ है। ओके, ये मानचित्र जो है मैप है वो आपको एनसीईआरटी में दिया हुआ है। अब इसमें आपको मैं जावा दर्शा देता हूं। जावा है कहां? तो ये वाला जो द्वीप समूह आपको देखने को मिल रहा है ये है जावा। ठीक है, ये वाला जो द्वीप समूह आपको देखने को मिल रहा है, जो आइलैंड देखने को मिल रहा है, ये क्या है? जावा है। ये सुमात्रा, जावा, ये सब इंडोनेशिया के ही पार्ट्स आ जाते हैं। जावा वन प्रबंधन की शुरुआत की। अब देखिए, सबसे पहले पूरे इंडोनेशिया में सबसे पहले इन डच लोगों ने वन प्रबंधन का मतलब क्या है? फॉरेस्ट मैनेजमेंट, फॉरेस्ट को मैनेज करने की जो शुरुआत करी वो कहां से करी? जावा से करी। अब यहां पर भी एक सवाल बन जाता है कि डच उपनिवेशों ने इंडोनेशिया में सबसे पहले कहां से वन प्रबंधन की शुरुआत करी? फॉरेस्ट में को मैनेज करना। अब मैनेज करने का मतलब क्या है? प्रबंधन करने का। जिसमें आपको कहता हूं कि आप भी सभी अपने समय को मैनेज करते होंगे। भाई 2 घंटा सोशल पढ़नी है, 1 घंटा मैथ्स पढ़नी है, 2 घंटे साइंस पढ़नी है, ऐसे एक मैनेजमेंट तो आप लोग बिठाते होंगे। प्रबंधन तो भाई सुबह इतनी बजे स्कूल, फिर क्लासेस देखनी है, फिर पढ़ना, एक मैनेजमेंट आप लोग बिठाते होंगे। तो उसी प्रकार से ये लोग भी क्या है, उन जंगलों को बचाए रखने के लिए, उन जंगलों को अपने हिसाब से इस्तेमाल करने के लिए जो डच है वो क्या करते थे? एक मैनेजमेंट बिठाते थे। और इस मैनेजमेंट में क्या आ रहा है? उनकी वन सेवाएं आ रही है। ठीक है, वन सेवा आ जाएंगी। ठीक है, जो कानून बनाने हैं वो कानून आ जाएंगे। ओके, जो कानून बनाना है वो आ जाएंगे। अब आप सोच रहे हो सर, अभी आपने बोला कि जंगलों को बचाने के लिए, ये क्यों बचाएंगे? तो भाई ये जंगलों को बचा नहीं, हमने देखा नहीं, आरक्षित वन क्षेत्र कर दिया। वो जंगलों को बचा रहे थे, क्यों? क्योंकि अपने लिए इस्तेमाल कर सके। प्रकृति से उनका कोई प्यार नहीं था, पर अपने लिए हम इस्तेमाल कर सके। जहाज बनाने के लिए जावा से लकड़ी हासिल करना चाहते थे। जो काम ब्रिटिशर्स भारत में कर रहे थे, ब्रिटिशर्स को क्यों लकड़ियों की जरूरत थी? क्यों जरूरत थी भाई? उनको जरूरत इसलिए थी कि उनको पटरी पर स्लीपर डालनी है, उनको खेती करनी है, उनको वहां पे अपने जो जहाज है वो जहाज बनाने हैं। अब मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि उनको कौन सी लकड़ी की जरूरत थी जो कि उन्होंने भारत में आकर के उसकी पूर्ति, उसकी सप्लाई पूरी करी है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो जहाज बनाने के लिए जावा से अभी लकड़ी ले जाकर नीदरलैंड ले जाते थे और वहां पर अपनी जहाज शिप्स जो है वो मेंटेन करा करते थे। सन 1600 में जावा की जो आबादी है वो 34 लाख थी। तो 1600 में जो जावा की आबादी है वो कितनी थी? 34 लाख थी। घुमंतु खेती, अब ये जो यहाँ के लोग हैं वो भी घुमंतु खेती, किसान, इसी प्रकार के लोग हैं। यहाँ पे देखिए आपको एक तस्वीर दिखाई है। जिन लकड़ियों की जरूरत उनको हुआ करती थी वो देखिए ट्रेन से वहां पहुंचाया जाएगा जहाज तक और फिर उससे वो अपने ले जाएंगे। ओके, तो ये जो ट्रेन, अब लकड़ी कौन सी है वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा कि ये जावा से कौन सी लकड़ी लेकर के जा रहे हैं। अब जावा के लकड़हारे के बारे में जानते हैं। लकड़हारे कौन होते हैं? जो लकड़ियों को काटने वाले होते हैं ना, उनको क्या कहा जाता है? लकड़हारे कहा जाता है। यहां पर एक विशेष समुदाय, एक स्पेशल कम्युनिटी रह रही है जो लकड़हारा है। ओके, वो स्पेशली यही काम कर रही है, लकड़ियों को काटना, और उनके पास एक टैलेंट है, एक आप ये कह सकते हैं कि नॉलेज जो है ना वो गजब का है। और उनका नॉलेज इतना गजब है कि वो राजा को भी जब अपनी रियासत को बांटना पड़ा तो उनको बोला नहीं, इनको मैं लेके जाऊंगा, इनको मैं लेकर के जाऊंगा। तो ये जो जावा के लकड़हारे हैं ये है कौन? क्लांग समुदाय, कुशल लकड़हारे और घुमंतु किसान थे। क्लांग समुदाय, समुदाय मतलब ग्रुप, ये क्लांग समुदाय ग्रुप का नाम है। जैसे हम नहीं देखते अलग अलग समुदाय के लोग होते हैं, तो एक समुदाय है जिसका नाम था क्लांग। और क्लांग ये लोग क्या कर रहे हैं? कटाई कर रहे हैं। किस चीज की कटाई करेंगे? लकड़ी की। ठीक है, तो अब आप ऐसे याद रख सको, क्लांग कटाई करने वाले हैं, लकड़हारे होते हैं। तो कुशल लकड़हारे, कुशल का मतलब क्या होता है? एक्सपर्ट है, बिल्कुल एक्सपर्ट है भाई। कैसे पेड़ को काटना है, कैसे उसको सही से उसको जो है काट करके पहुंचाना, ये पूरी इनको बहुत अच्छी नॉलेज थी। तो कुशल एक्सपर्ट लकड़हारे थे और घुमंतु किसान थे, भाई एक जगह से दूसरी जगह घूम करके खेती बाड़ी करने वाले लोग हैं। अब इनकी इंपोर्टेंस, अब आप सोचो इनकी इंपोर्टेंस कितनी, इनका होना कितना महत्वपूर्ण है, वो बात को जानो। जावा की माताराम रियासत बटी तो यहाँ के 6000 क्लांग परिवारों को भी दोनों राज्यों में बराबर बांट दिया गया। क्यों बांटा गया? राजाओं के महल बनाना बहुत मुश्किल था। अब देखिए, जावा की एक रियासत है, एक डायनेस्टी है माताराम रियासत। 1755 में क्या होता है? उनका होता है बंटवारा। ठीक है ना, लड़ पड़ते हैं भाई बंद जो भी हैं, माताराम रियासत वाले लड़ पड़ते हैं। तो भाई लड़ाई जो हुई, बोले ठीक है बांट लो जिसको जो बांटना है। पर ये जो क्लांग परिवार है ना, बोले कितने हैं? बोले 6000 है, बराबर बांटो।
3,000 तुम्हारे, 3,000 हमारे। इनकी कितनी इंपॉर्टेंस आप वो सोचो, देखो इनकी कितनी इंपॉर्टेंस हो रही है वो आप सोचो। और इन राजाओं को जरूरत क्यों थी? क्योंकि अपने महल बनाने के लिए लकड़ियों की जो आवश्यकता हो रही है, जो फिनिशिंग देने के लिए जो लकड़ी के उनको चाहिए, उसके लिए वही कटाई करेंगे, वही उनको तैयार करेंगे। तो इसलिए इतनी इंपॉर्टेंस इनकी कलांग समुदाय की है। और कौन सी लकड़ी है? सागौन, ठीक है, जिसे इंग्लिश में टीक की कहा जाता है, सागौन की लकड़ी। ये एक मैंने आपको तस्वीर यहां पे दिखाई है। 18वीं सदी, ठीक है, 18वीं सदी का मतलब क्या हो गया? 1701 से लेकर के 1800 तक का जो दौर चल रहा है। 18वीं सदी में डचों ने वनों पर नियंत्रण स्थापित करना प्रारंभ किया। कलांग उनके लिए काम करे। जो समुदाय राजा के लिए इतना महत्वपूर्ण है। अब इनका तो, डचों का तो भाई पूरा साफ क्लियर विजन था ना, हमें क्या करना है, हमें जंगलों को काटना है, ये जितनी भी लकड़ियां हैं इनको काटना है, जहाज के लिए भेजना है, पटरी पर स्लीपर, जो सारे काम वहां करे इंडिया वालों ने, वही काम हमें यहाँ पर करने हैं। इनका साफ क्लियर उद्देश्य था। तो अब इसलिए इनको लकड़ियां जब काटनी है तो खुद तो काटेंगे नहीं, ठीक है ना, खुद तो काटेंगे नहीं, तो इसलिए इन्हें भी क्या है, कलांग समुदाय के लोग चाहिए। तो 18वीं सदी में जब इन्होंने वनों पर नियंत्रण स्थापित करा, मतलब वनों पर कंट्रोल करना, जंगलों पर कंट्रोल करना किसने स्टार्ट करा? डच वालों ने। कंट्रोल करना जब स्टार्ट करा तो वो ये चाहते थे कि जो कलांग समुदाय के लोग हैं वो उनके लिए काम करें। किसके लिए काम करें? डच लोगों के लिए काम करें, डच लोगों के लिए काम करें। 1770 में कलांगों ने एक डच किले पर हमला करके इसका प्रतिरोध किया, विद्रोह को दबा दिया गया। अब सब 1770 में क्या हुआ? 18वीं सदी में ही ये लोग क्या है, वनों पर नियंत्रण स्थापित कर रहे हैं। और नियंत्रण स्थापित करते हुए डच जो है वो ये चाहते हैं कि कलांग समुदाय हमारे लिए काम करे, परंतु कलांग समुदाय को यह बात बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो उन्होंने क्या करा, जो डच का एक किला था उस किले पे हमला कर दिया। यह हमला क्या दर्शाता था कि भाई हम आपके पास रह करके आपके लिए काम नहीं करना चाहते हैं, हम इन पेड़ों को नहीं काटना चाहते। यह विरोध करा गया। परंतु ये जो समुदाय है इनके पास कोई विशेष ऐसे हथियार नहीं थे जिससे ये लड़ सके और कर सके। तो पर डच जो है, यूरोपियन कंट्रीज हैं, वो थोड़ी सी आगे थी, बढ़िया बंदूकें, बढ़िया हथियार। तो उन्होंने क्या करा, ये जो विद्रोह हुआ, ये जो आंदोलन करा, इस आंदोलन को दबा दिया और बोला तुम हमारे लिए ही काम करोगे। अब आते हैं डच वैज्ञानिक वानिकी पे, डच साइंटिफिक फॉरेस्ट्री के बारे में। 19वीं सदी डच उपनिवेशकों ने जावा में वन कानून लागू कर ग्रामीणों की जंगल तक पहुंच पर बंदिशें थोप दी। देखिए प्रोसेस, प्रक्रिया पूरी की पूरी वही चल रही है जो ब्रिटिशर्स ने इंडिया में करा है, वही के वही काम कहां इन डच वालों ने इंडोनेशिया में करे, डच वालों ने इंडोनेशिया में करा है। ओके, अब 19वीं सदी में अब आ गए। 19वीं सदी का मतलब फिर से आ जाइएगा 1801 से लेकर के 1900 तक का दौर की बात कर रहा हूं। इस 19वीं सदी में जो डच उपनिवेशक है उन्होंने जावा में वन कानून लागू कर दिया। वन कानून क्या था भाई? तुम जा नहीं पाओगे, वनों को बांट दिया, आरक्षित क्षेत्र में रक्षित, रिजर्व में हो गया, प्रोटेक्टेड में हो गया, और गांव वालों में, ग्रामीण में, ठीक है। तो ऐसे क्षेत्रों में उनको बांट दिया, वन कानून लागू कर दिया। और जो जंगल में जो ग्रामीण, जो गांव के लोग वहां पे रह रहे हैं, जो आदिवासी समुदाय के लोग वहां पे रहते हैं, उन पर बंदिशें लगा दी, या हम कह सकते हैं पाबंदी लगा दी। अब कौन कौन सी पाबंदियां लगाई वो देखेंगे। इसके बाद नाव या घर बनाने सिर्फ चुने हुए जंगलों से लकड़ी काटी जा सकती थी, और वह भी कड़ी निगरानी में। अब यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ जो लकड़ी काटी जाएगी, जो कटाई होगी, वो किसके लिए होगी? नाव बनाने के लिए, या कोई बड़ा घर या महल कुछ बनाने के लिए। और वो पूरी कड़ी निगरानी में होगी कि कोई एक्स्ट्रा लेकर के तो नहीं जा रहा, वो हमें ही जमा करा रहा है, ऐसा। जैसे कि ये तस्वीर मैंने आपको पहले भी दिखाई थी जब नाव की बात आई थी कि लकड़ी की किस प्रकार से नाव बन रही। अब क्या क्या पाबंदियां लगाएगी, क्या क्या पाबंदियां लगाएगी? सोचो 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 सोचो। जिन्होंने पहले के लेक्चर देखे होंगे उनको पता होगा कि भाई तुम वहां नहीं जा सकते, तुम वहां से अपने लिए कुछ जो भी काटना कुटना है, लकड़ियां जलाने के लिए लाते हो वो नहीं करोगे, तुम अपने जानवरों को चराने के लिए नहीं ले जाओगे। वही बातें, वही बातें, रट्टा है ही नहीं, रटना है ही नहीं अपन को कि भाई जावा में क्या हुआ और इंडिया में क्या हुआ, दोनों में सिमिलरिटी बराबर है, लगातार। ग्रामीणों को मवेशी चराने पर रोक लगा दी गई। मवेशी क्या होते हैं? जो जानवर होते हैं, वो जानवरों को जो चराने के लिए ले जाते हैं उन पर रोक लगा दी, बोला आज से नहीं लेकर के जाओगे। बिना परमिट लकड़ी ढोने, भाई आप बिना परमिट का मतलब बिना परमिशन का आप लकड़ी ढोने, मतलब लकड़ी उठाने, भाई आप वहां भी नहीं जाओगे। क्या होता है कि जो गाँव के लोग होते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, जंगलों में चले जाएंगे, थोड़ी बहुत लकड़ी काट करके लिया है, घर ले गए, जला लिया, चूल्हा जला लिया अपना, ठीक है, तो उसके लिए भी मना कर दिया। जंगल से गुजरने वाली सड़क पर घोड़ा गाड़ी अथवा जानवरों पर चढ़कर आने जाने के लिए दंडित किया जाने लगा। अब जो सड़क जंगल जाती हो, ठीक है, जो सड़क जंगल जाती हो, उस सड़क पर कोई भी ग्रामीण घोड़ा गाड़ी लेकर करके या कोई दूसरे जानवरों पर चढ़ करके अगर आता जाता था, उन जंगलों पर नजर रखता था, तो उनको क्या दंडित किया जाता। बोले तुम उस सड़क से भी नहीं गुजर सकते जो सड़क क्या है, जंगल से होकर करके गुजरती हो। ओके, और अगर निकलोगे तो तुम्हें दंड दिया जाएगा।
जहाज और रेल लाइनों के निर्माण ने वन प्रबंधन और वन सेवाओं को लागू करने की आवश्यकता पैदा कर दी। देखिए अब क्या है, जहाज बनाने के लिए लकड़ी चाहिए, रेल लाइन बिछाने के लिए, रेल लाइन लगाने के लिए, पटरियों के बीच में जो स्लीपर लगाने हैं उसके लिए क्या है, लकड़ी चाहिए। जब लकड़ी की जो आवश्यकता है, जो जरूरत है, वो दिन पे दिन बढ़ती जा रही है और बढ़ती जा रही है, इसका मतलब क्या है, जंगलों को ज्यादा से ज्यादा जो डच उपनिवेशक है वो अपने अंडर में लेना चाहते हैं कि हमारे अंडर में। नहीं तो जो इतनी जरूरत है किसकी, जहाज के लिए, रेल लाइनों के लिए जो लकड़ी की इतनी जरूरत है वो कहां से पूरी होगी। और ये कंट्रोल में लेने के लिए, अपने नियंत्रण में लेने के लिए हमें जरूरत क्या है कि वन प्रबंधन, जिसमें हम कानून लेकर के आए, वन सेवाएं, जिसमें हम लोग क्या है, वन पालक, वन रक्षक अपॉइंट करें, ठीक है, जो जंगलों की रक्षा करे। ये कौन होंगे, ब्रिटिशर्स, डच के आदमी होंगे। ब्रिटिशर्स तो इंडिया वाले थे, ठीक है, जो इंडिया में आए तो डच वाले होंगे। तो वन प्रबंधन और वन सेवा को लागू करने की अब आवश्यकता पैदा हो चुकी है। क्यों? क्योंकि जहाज और रेल लाइनों के निर्माण के लिए बहुत जरूरी है। अब श्रम की आवश्यकता, पेड़ काटने, लठों को ढोने और स्लीपर तैयार करने। अब देखिए मेरी बात सुनिए, आप जहाज बनाने के लिए आपको लकड़ी चाहिए, आपको स्लीपर पे बिछाने के लिए लकड़ी चाहिए, ठीक है, पर इन सब के लिए श्रम, लेबर की भी तो आवश्यकता है। ये काम कौन करेगा ये काम? उनसे तो होने से रहा, ठीक है, उनसे ही काम होता तो अपने देश में बैठ करके नहीं कमा के खा लेते हैं, हमारे देश आए, ठीक है। तो श्रम की आवश्यकता थी, अब लेबर की आवश्यकता थी। और लेबर के हिसाब से जो पेड़ काट दे, जैसे मैंने कहा कि जो कलांग समुदाय है, वो लट्ठों को ढोने के लिए, एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए, रेलगाड़ी तक पहुंचाने के लिए, फिर वो जहाज तक पहुंचाए, लट्ठों को ढोने के लिए और स्लीपर तैयार करने के लिए, ठीक है, जो उनको शेप देना है उन लकड़ियों को, ये सारे काम करेगा कौन? तो उसके लिए क्या है, मजदूरों की आवश्यकता होगी। अब देखिए ये नाम बहुत ही बड़ा अजीब सा नाम है, ठीक है, ब्लेंडोंग डी एंस्टेन, ठीक है, ब्लेंडोंग डी एंस्टेन, ठीक है, ये नाम है। ये है क्या, ये देखिएगा। डचों ने पहले तो जंगलों में खेती की जमीनों पर लगान लगा दिया। सबसे पहले तो डचों ने क्या करा, जो भी जंगलों में खेती की जमीन है उस पर लगान लगा दी, क्योंकि खेती करोगे हमें कुछ लगान दोगे, हमें कुछ रेवेन्यू टैक्स आप लोग उसको दोगे। ये इंटरकनेक्टेड, जहां जहां पर इंटरकनेक्ट का मतलब ये जुड़ा हुआ है, ये पहली वाली लाइन दूसरे से जुड़ी हुई रही। बाद में कुछ गांवों को इस शर्त पर इससे मुक्त कर दिया गया, बोले भाई ठीक है, तुम लोग लगान मत देना टैक्स दिया, कि वे सामूहिक रूप से पेड़ काटने और लकड़ी ढोने के लिए भैंसे उपलब्ध कराने का काम क्या करेंगे, मुफ्त में करेंगे। देखो मेरी बात सुनिएगा कि पहले जो जंगलों में क्या कर रहा है, जो खेती बाड़ी कर रहा है, उससे सरकार लगान ले रही थी, ठीक है ना, लगान ले रही थी। अब वो लगान के लिए बंद कर दिया गया, कुछ गांवों के लोगों को बोल दिया गया कि आपको लगान नहीं देना है। पर अब समझ गए लोग, यार ये तो कुछ करवा रहे हैं ना, तो कुछ बड़ा ही है, ऐसा तो फ्री तो छोड़ेंगे नहीं। तो पर उन्होंने, डच ने ये बोला कि तुम हमें लगान मत देना, टैक्स मत देना। बोला फिर करना क्या है? तो बोले ये क्या है, पेड़ काटने का काम, लकड़ी ढोने का जो काम है, उसके लिए तुम क्या है, भैंसे उपलब्ध कराओ। भैंसे जानते ना, ठीक है ना, सब जो भैंसे हैं वो आपको उपलब्ध कराना है, जिससे आप उन पर सामान को रख करके एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा सके। और ये काम तुम क्या करोगे, कैसे करोगे, मुफ्त करोगे। और ये जो प्रक्रिया है भैंसे फ्री में उपलब्ध कराने की, इसी को क्या कहा गया है, ब्लेंडोंग एंस्टीन कहा गया है। ओके, इसी को ही कहा गया है। ओके, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, 1 मार्क्स में, 2 मार्क्स में पूछा जा सकता है कि भाई ये क्या प्रक्रिया थी, क्या किसके लिए कहा गया है, ठीक है ना। और मुफ्त के काम तो हमने देखे इंडिया में, भाई मुफ्त में आप काम करो हमारे लिए, 1 ग्राम जो कहा गया। ओके, तो देखिए सिमिलरिटी आप देखते जाइएगा। बाद में 1 ग्राम वासियों को लगान माफी के बजाय थोड़ा बहुत ताना तो दिया जाने लगा, लेकिन वन भूमि पर खेती करने के उनके अधिकार सीमित कर दिए गए। पहले तो क्या करा गया, वह लगान को बंद करा गया। ओके, लगान को बंद कर दिया। लगान को बंद करने के बाद उनको थोड़ा बहुत क्या है, मेहनताना का मतलब यह है कि भाई आप जो काम करोगे उसके लिए थोड़ा बहुत पैसा ले लो, जो भी लेना वो लो वो। पर अब इनके जो खेती करने का जो अधिकार था उसको क्या कर दिया गया, लिमिटेड कर दिया गया, सीमित कर दिया गया। इससे ज्यादा तुम लोग खेती बाड़ी नहीं करोगे, मतलब उन्हीं की जमीनों पे उन्हीं को आकर के आप रोक रहे हो। अब आते हैं सामिन की चुनौती। यहां तक तो हमने जावा की भौगोलिक स्थिति को देखा, यहां तक हमने ये देखा कि जावा में किस प्रकार से जो डच उपनिवेशकारी है वो किस प्रकार से जंगलों को शोषण कर रहे हैं। पर देखिए हमेशा एक बात ये ध्यान रखिएगा, जैसे हम स्प्रिंग होती है, स्प्रिंग को आप जितना दबाते हैं वो एक साथ जिस दिन उछल के आती है ना, आप छोड़ोगे वो एक साथ उछल कर आएगी। इसी प्रकार से व्यवस्थाएं होती हैं, सामाजिक व्यवस्थाएं होती हैं। आप चाहे जितना शोषण कर लें, आप 10 साल कर लें, 20 साल कर लें, 100 साल कर लें, 200 साल कर लें, 1000 साल कर लें, 3000 साल कर लें, पर जिस दिन वो उठ करके आएंगी ना, उस दिन कहीं ना कहीं वो आपको ही हानिकारक होगी, आपको ही चोट पहुंचाएंगी,
ठीक है। तो एक ना एक दिन तो शोषण का अंत होता ही है, एक ना एक दिन तो गलत का अंत होता ही है, सत्य हमेशा ही जीत करके बाहर आएगा। अब ये जो डच उपनिवेशकारी जो जावा के लोगों पे शोषण कर रहे हैं, जंगलों को काट रहे हैं, प्रकृति को नुकसान पहुंचा रहे हैं, अब उसको चुनौती मिलना शुरू हो गई। और चुनौती कौन देगा? सामीन देगा। कौन देगा? सामीन देगा। हमारे इंडिया में हमने देखा भाई बस्तर के लोग हैं, बस्तर के लोगों में कौन सा नेता था? गुंडाधुर, ठीक है, गुंडाधुर जी नेतृत्व कर रहे थे। तो अब यहां सामीन के बारे में, सन 1890 के आसपास सागौन के जंगलों, सागौन जो लकड़ी मैंने आपको दिखाई थी, सागौन के जंगलों में स्थित रांदू ब्लांतुंग गांव के निवासी सुरंतिको सामिन ने जंगलों को राज्य के मालिकाने पर सवाल खड़ा करना प्रारंभ कर दिया। तो रांदू ब्लांतुंग गांव था, उसका एक इंसान था सामिन। उसने क्या करा? उसने ये बोला ये जो जंगल है ना, इन पे जो राजकीय मालिकाना का मतलब होता है सरकार का मालिकाना, कि सरकार मालिक बन रही है, उस पर सवाल खड़ा करना शुरू कर दिया। क्यों सरकार मालिक क्यों है? सरकार क्यों मालिक है? और इसके तर्क सुनिएगा, तर्क सुनिएगा। देखिए, इसीलिए क्या होता है कि कहा गया है कि शिक्षा बहुत जरूरी है, एजुकेशन बहुत जरूरी है। जो जितने भी देखिए आप दुनिया में कहीं पर भी देख लीजिए, जिन लोगों ने ऐसे जुल्म करे ना, जुल्म जिन लोगों ने करे हैं, उन लोगों ने जिन पे जुल्म करे ना, उनको शिक्षा लेने से रोका है, पढ़ने से रोका है, पढ़ने नहीं दिया। क्यों? क्योंकि उनको पता है पढ़ेंगे ना तो ये सवाल पूछेंगे, अरे ऐसा क्यों कर रहा? हमने फ्रांस की क्रांति देखी, वो मोंटेस्क्यू रूसो के विचारों को पढ़ते हैं, फिर सवाल दिमाग में आ रहा है, अरे राजा ही राजा क्यों, हम टैक्स क्यों दें? एजुकेशन बहुत जरूरी है। शिक्षा सिर्फ ये मतलब नहीं होता कि हम थोड़ा बहुत पढ़ लिए, ठीक है, नौकरी वोकरी मिल गई, जीवन जी ले, नहीं, इससे हमारी जो सोचने की क्षमता है वो विकसित होती है। हम गलत को गलत और सही को सही कहने की हिम्मत हम में पनपती है, ठीक है। तो अब सामिन भी क्या है? सामिन ने सवाल खड़ा करना शुरू कर दिया, भाई ये इनको क्यों, इन जंगलों पे इनका हक क्यों, ये मालिक क्यों? और इसके तर्क सुनिएगा, जो उसने उसके पीछे रीजंस दिए वो रीजन सुनिएगा। हवा, पानी, जमीन और लकड़ी राज्य की बनाई हुई है क्या? सवाल सुनिएगा, क्या बोला कि हवा, पानी, जमीन और लकड़ी क्या राज्य की बनाई हुई है क्या? किसकी है ये प्रकृति की है, ये नेचर की है। ये किसने दी है? धरती माँ ने हमें दी है, इसलिए उन पर उसका अधिकार नहीं हो सकता। जब राज्य ने नहीं बनाया, सरकार ने बनाया ही नहीं है, हवा, पानी, जंगल, जमीन, इनको जब राज्य ने नहीं बनाया तो उनका सरकार का किस प्रकार से उन पर अधिकार हो सकता है, ठीक है। फिर उनका किस प्रकार से अधिकार हो सकता है? व्यापक आंदोलन। अब जैसे ही सामिन ने क्या है चुनौती खड़ी करी, सामिन ने तर्क दे दिया, और जैसे ही तर्क दिया तो लोगों के दिमाग में बात फिट हो गई, और बात तो सही बोल रहा है बंदा यार, बिल्कुल सामिन के साथ हैं हम, ये बात बोली गई। तो एक व्यापक मतलब एक बड़े स्तर पे क्या है आंदोलन खड़ा हो गया। आंदोलन को संगठित करने में सबसे ज्यादा जो मदद करी वो किसने करी? सामिन का दामाद भी सक्रिय था, ठीक है। आंदोलन को संगठित करने का मतलब है लोगों को इकट्ठा करना, उनको समझाना, उसमें बहुत ज्यादा जो मदद है, एक्टिव रोल जो निभाया वो किसने निभाया? सामिन के दामाद ने निभाया। दामाद कौन होता है? जो कि उनकी बेटी का हस्बैंड जो है वो, तो सामिन की जो बेटी थी उनके हस्बैंड थे, ठीक है ना। तो ससुर साहब के प्रति पूरी दया भाव से साथ लगे थे, नहीं ससुर जी आप चलो हम आपके साथ हैं, ठीक है, होना भी पड़ेगा। 1907 तक 3000 परिवार उसके विचारों को मानने लगे थे। किसके? सामिन के, और जो सामिन के दामाद है उनके। तो 1907 तक आते आते 3000 परिवार उसके विचारों को मानने लगे थे। देखो 1890 के पास चले तो फिर भी 17 साल लग गए। ऐसे देखिए, हम तो क्या चुटकियों में पढ़ लेते हैं कि भाई आधे घंटे का लेक्चर आया, हम जान के सामिन ने क्या करा था, ठीक है, गुंडाधुर जी ने क्या करा था, उन नेताओं ने क्या करा था, ठीक है। तो भाई बहुत समय लगता है, ठीक है। तो विचारों को मानने लगे। डच जब जमीन का संरक्षण करने आए, देखिए अब पर डच तो फिर भी नहीं मानने वाले थे, चाहे कितना ही विरोध हो, कुछ भी हो। अब वो जब सर्वेक्षण करना है, सर्वे करना है अपनी जमीन का, सामिनवादियों का विरोध। अब जो सामिनवादी है, सामिनवादी कौन है? जो सामिन की विचारधारा को मानते हैं। मैंने क्या बोला? जहां जहां वाद आ जाए वो विचारधारा को, जो सामिन की विचारधारा को मानते हो। सामिन की विचारधारा क्या है कि इन जंगलों को जब सरकार ने नहीं बनाया तो सरकार का मालिकाना अधिकार क्यों होगा? तो अब जो इनकी बात को, इनकी विचारधारा को मानने लगे, वो विरोध करने लगे, ठीक है। जमीन पर लेटकर। कैसे विरोध करा? जमीन पर लेटकर, जमीन पर लेट के बोले तुम्हें अगर इन पेड़ों को काटना है तो हम पेड़ से गुजरो, है ना, वो वाले सीन, मूवी वाले सीन हो गए। लगान या जुर्माना भरने या बेगार करने से इनकार कर दिया, बोला हम टैक्स नहीं भरेंगे, हम जुर्माना नहीं देंगे, हम बेगार नहीं करेंगे। बेगार का मतलब क्या है? बिना सैलरी के, बिना पेमेंट के क्या कराया जाए, काम कराया जाए, उसे हम क्या कहते हैं? बेगार कहते हैं। तो यहां तक देखिए सामिन की चुनौती, सामिन को किस प्रकार से सपोर्ट मिलता है वो हम लोगों ने देखा। अब आ जाइए युद्ध और वन विनाश पे। युद्ध और वन विनाश पे, जो युद्ध होते हैं उन युद्धों से वन विनाश किस प्रकार से होता है वो देखिए। जब विश्व युद्ध होते हैं तो
विश्व युद्ध में जो आवश्यकता है, जो ज़रूरत है ब्रिटिश सरकार की होती है, उनके लिए बहुत बड़े लेवल पे पेड़ काटे जाते हैं, जंगलों को बाहर से काटा जाता है, ठीक है ना। और वही स्थिति कहीं ना कहीं जावा में, इंडोनेशिया में डच कम्युनिटी या जो डच हैं वो करते हैं। भस्म करो भागो नीति, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 मार्क्स 2 मार्क्स में सवाल पूछ लिया जाएगा। अब ये भस्म करो भागो नीति क्या है? देखिए भैया, जापान को आप सभी जानते हैं, ठीक है। जापान, और अभी कुछ दिनों पहले थोड़ा सा और भी चर्चा में था जापान। क्यों चर्चा में था? क्योंकि जापान के जो पूर्व प्रधानमंत्री थे शिंजो आबे जी, उनकी हत्या कर दी गई। एक बहुत दुखद घटना थी। भारत के बहुत अच्छे मित्र थे जापान के शिंजो आबे जी, ठीक है। तो जापान ने क्या करा, 1942 के अंदर आते आते इस जो इंडोनेशिया, इस पे क्या कहीं ना कहीं अपना अधिकार जमा लिया और इन डचों को भगा दिया। डचों को भगाया ना, तब अब वहां से कहानी जोड़ लीजिएगा। जावा पर जापानियों के कब्जे से ठीक पहले डचों ने भस्म करो भागो नीति अपनाई, ठीक है ना। तो अब जावा पर जैसे जापानियों को कब्जा करना है, उन डचों को पता चल गया अब नहीं रुक पाएंगे भाई, यही जीत करके जाएंगे। तो जापानियों के कब्जा करने से पहले उन्होंने भस्म करो भागो नीति को अपनाया। इसका मतलब क्या था कि आरा मशीन क्या, जिनसे पेड़ों को ऐसे काटा जाता है, ठीक है। सागौन के विशाल लठ हो, जो सागौन की जो लकड़ियां ऐसे काट काट कर जो लठ ऐसे रख रखे थे, ठीक है ना, उनके ढेर जला दिए गए, जिससे कि जापानियों के हाथ ना लग पाए। जितनी आरा मशीनें थी उनको जला दिया, जो लठ पड़े थे बड़े बड़े उनको जला दिया। क्यों? क्योंकि जिससे कि जापानियों के हाथ में ना जा सके, जापानियों के हाथ में ये चीजें ना लग सके। तो फिर जापान वाले किस प्रकार से अपने लिए जो जहाज है वो बनवाएंगे, किस प्रकार से काम करेंगे, ये डच वालों ने दिमाग लगाया, वो भाग गए। इसके बाद जापानियों ने वनवासियों को जंगल काटने के लिए बाध्य करके अपने युद्ध उद्योग के लिए जंगलों का निर्मम दोहन किया। अब जापानियों ने फिर, वो जापानी भी आ गए, वो भी जंगलों में जो लोग रह रहे हैं, वनवासी हैं जो जंगलों में रहते हैं, उनके पीछे पड़ गए। बोले भाई तुम काटो, अब हमारे लिए लकड़ियां काटो। पहले तुमने राजा महाराजाओं के लिए काटी है, उसके बाद तुमने डच वालों के लिए काटी, अब हमारे लिए भी काटो। तो उन्होंने भी अपनी युद्ध की आवश्यकता पूरी करने के लिए, अपनी युद्ध की आवश्यकता पूरी करने के लिए जबरदस्ती वनवासियों से क्या है, लकड़ियां कटवाई, और अपनी युद्ध उद्योग के लिए जंगलों का निर्मम बहुत बुरी तरीके से वो क्या है, इस्तेमाल करते हैं, खराब करते हैं। बहुत सारे गांव वालों ने इस अवसर का लाभ उठाकर जंगलों में अपनी खेती का विस्तार किया। अब जैसे क्या है कि भाई ये जंगल था, अब जंगल से जो बड़ी बड़ी लकड़ियां है वो जंगलों को काट दिया गया। ओके, जंगलों को काट दिया गया, तो यहाँ पे दो चीजें हो रही है। एक तो जो लकड़ियां कट रही हैं, जो लठ हैं, वो किसके पास जा रहे हैं, वो जापानियों के पास जा रहे हैं। उसके बाद कुछ लोगों ने सोचा यार जब जमीन खाली हो गई है तो इसका फायदा उठाना, खेती करो। ओके, खेती करो, तो यहाँ पे फिर क्या है, खेती का विस्तार हो जाता है। जंग के बाद इंडोनेशियाई वन सेवा के लिए इन जमीनों को वापस हासिल कर पाना कठिन था, और जंग के बाद इन जंगलों को वापस से ले पाना थोड़ा सा मुश्किल इंडोनेशिया के लिए हो जाता है। हिंदुस्तान की ही तरह यहां भी खेती योग्य भूमि के प्रति लोगों की चाह और जमीन को नियंत्रित करने तथा लोगों को उससे बाहर रखने की वन विभाग की जिद के बीच टकराव पैदा हुआ, ठीक है। तो जैसे हिंदुस्तान में थोड़ा सा था कि हाँ भाई सरकार आगे भी उनको जारी रखती है आरक्षित वनों को, इनको लेकर के थोड़ी सी टकराव जावा में भी हमें देखने को मिलती। अब जो वानिकी में नए बदलाव आते हैं, जो फॉरेस्ट्री है उसमें क्या क्या चेंजेस आते हैं, नए बदलाव कौन से, वो देखते हैं। महत्वपूर्ण लक्ष्य, अब देखिए, अब वानिकी में सबसे इंपॉर्टेंट टारगेट क्या था, वनों से इमारती लकड़ी हासिल करना, यह एरोक्राय है जंगलों का संरक्षण। ये क्या दर्शाता है, अब इमारती लकड़ी हासिल करने से ज्यादा क्या इंपॉर्टेंट था, जंगलों का संरक्षण, ठीक है। जंगलों का संरक्षण करना ज्यादा इंपॉर्टेंट था। देखिए, जब अभी जो हमारी सरकारें हैं, भारत की हैं और देशों की, ये सरकार देखिए अब हमारी सरकार है, अब हम हमारी सरकार को कुछ कह भी सकते हैं, बोल भी सकते हैं। तो जब सरकारें आने लगी, उनको महसूस हुआ यार ये जो इन्वायरमेंटलिस्ट है ये कहते हैं कि नहीं नहीं अब जंगलों को बचाना जरूरी है, तो जंगलों का संरक्षण को ज्यादा महत्व दिया गया। ये आप मैथ में पढ़ते होंगे कि 10 या 15 में से कौन सा बड़ा है, तो हमने 15 की तरफ कर दिया। तो ये इंपोर्टेंस दर्शा रहा है ना, उसी प्रकार से महत्व दर्शा है। सरकार ने भी मान लिया कि वन प्रदेशों में रहने वालों की मदद लेनी होगी। अब देखिए, सरकार ने ये सोचा कि भाई हम इतने लोगों को भर्ती करेंगे, वन पालक, वन रक्षकों के रूप में काफ़ी लोगों को हम लोग भर्ती करेंगे, और जब भर्ती करेंगे ना तो उन लोगों को पता भी नहीं है ये पेड़ किस काम आता है, कैसा है। तो उन्होंने क्या करा, जो लोग वहां पे सदियों से रह रहे हैं, इतने समय से रह रहे, उन्हीं को बोला भाई तुम लोग संरक्षित करो, तुम बचाओ, ठीक है। उन्हीं की मदद ली, उन्हीं का सपोर्ट लिया और उन्हीं से उन जंगलों को बचाए रखा। मिजोरम से लेकर केरल तक हिंदुस्तान में हर कहीं घने जंगल सिर्फ इसलिए बच पाए कि ग्रामीणों ने सरना, देवराकुडू, कान, रियाई इत्यादि नामों से पवित्र बगीचा समझकर इनकी रक्षा करी, ठीक है ना। तो मतलब आपको मिजोरम से केरल तक जो भी बगीचे या जो भी घने जंगल, जो डेंस फॉरेस्ट है, जो बिल्कुल यहाँ पे आपको पूरे जंगल में पेड़ ही पेड़ देखने को मिलेंगे, ये सब क्यों पॉसिबल हो पाया, क्योंकि इन्होंने अलग अलग नामों से ग्रामीणों ने क्या है उनको पवित्र बगीचे मान करके भाई पवित्र है, ठीक है, इसलिए हमें इसे बचाना है, ठीक है, पवित्र मान करके उनको बचाया, इसलिए आज हमें वो घने जंगल देखने को मिलते हैं।
कुछ गांव तो वन रक्षकों पर निर्भर रहने के बजाय अपने जंगलों की चौकसी आप करते रहे। इसमें हर परिवार बारी बारी से अपना योगदान देता था। फिर भी सरकार ने क्या करा, वन रक्षक अपॉइंट करे। ठीक है, वनपाल, वन रक्षक, आज भी सरकारें इनकी क्या है सर्विसेज निकालती हैं और लोग एग्जाम देते हैं और उसमें लगते हैं। वन रक्षक वनपालों की भर्ती करेगी, पर गांव के लोगों ने बोला हमें ना ये जो जंगल है ना, मैंने जैसा आपको पहले के भी लेक्चर्स में कहा, ये जंगल उनके लिए जीवन है और हम हमारे जीवन की रक्षा करना जानते हैं। हमें किसी वन रक्षक की, वनपाल की हमें जरूरत नहीं है, हम हमारे जंगलों की रक्षा कर लेंगे। तो वन रक्षक सरकार लगाए तो ठीक, वन रक्षकों पर निर्भर ना रह करके उन्होंने क्या है, अपने जंगलों की खुद चौकीदारी करना शुरू कर दिया। और फिर क्या है, परिवार एक एक बारी आता था, भाई आज ये वाला परिवार क्या करेगा, जंगलों की सुरक्षा करेगा, फिर कल को ये वाला परिवार उसकी सुरक्षा करेगा। स्थानीय वन समुदाय और पर्यावरणविद अब वन प्रबंधन के वैकल्पिक तरीकों के बारे में सोचने लगे। अब जो स्थानीय वहां के जो वन समुदाय हैं, जो जंगलों में रह रहे हैं, और पर्यावरणविद जो इन्वायरमेंटलिस्ट है, जो पर्यावरण के बारे में सोचते हैं, इन्होंने वन प्रबंधन के, जो फॉरेस्ट को मैनेजमेंट करने के जो है ऑप्शनल बाकी कोई दूसरे जो तरीके हों कि किस प्रकार से हम उन्हें और बचा सकते हैं, उनका किस प्रकार से और हम इस्तेमाल कर सकते हैं, इनके बारे में सोचना शुरू कर दिया है। ओके, तो इसी के साथ आज हमारा लेक्चर 5 और चैप्टर 4 हाई स्टोरी का कंप्लीट होता है। आपको कोई भी समस्या हो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। आपको हाई स्टोरी कैसी लगी वो भी जरूर बताइएगा। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। मिलेंगे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।